ये हो जाएगा माइनर सेक्टर इतने वाला। तो मैं पहले माइनर और मेजर छोड़ देता हूँ, पहले मैं सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर की बात करता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया निकालना बेहद आसान है, जो भी एंगल दे रखा हो दैट एंगल यानी कि थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसके बाद अगर मान लीजिए मतलब एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या है कि जैसे ये थीटा मुझे यहाँ दे रखा है इस टुकड़े में, सेक्टर का मतलब टुकड़ा, इस टुकड़े में मुझे ये दे रखा है थीटा। तो जब ये थीटा मुझे यहाँ पर दे रखा है यानी कि एरिया में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो एरिया इस वाले सेक्टर का ही निकलेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाली कर्व में जो लेंथ है ना, इस लेंथ को अगर मैंने L बोल दिया L, तो ये कहलाता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क स्मॉल एल, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। ठीक। ये करने के बाद में हमने एक नई चीज भी देखी थी कि जैसे एरिया ऑफ सेक्टर है तो ये छोटा टुकड़ा दिखाई दे रहा है, अगर इस पूरे सर्कल को देखें तो ये छोटा वाला टुकड़ा दिखाई दे रहा है, बड़ा टुकड़ा कौन सा है, ये वाला। ठीक। तो जो बड़े वाला टुकड़ा है उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, और जो छोटे वाला है उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। तो अगर मान लीजिए हमसे मेजर सेक्टर का एरिया पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, आप पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, याद है सभी बच्चों को ये चीज जो मैं बता रहा हूँ अभी? यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने कहा था एक दूसरी चीज होती है सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है बेटा ये, इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दिया, ये जो इतना वाला हिस्सा है ना, ये इतना हिस्सा, इसको हम बोल देते हैं बेटा सेगमेंट। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए आपने सेक्टर का एरिया निकाल लिया यूजिंग दिस फॉर्मूला, आप सेक्टर में से ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो बचेगा वो सेक्टर, वो आपके पास सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इस तरह से निकलता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकालिए, तो आप क्या करेंगे, फिर वही काम, फिर पूरे सर्कल में से ये जो इतना सा सेगमेंट आया है, ये छोटा सा टुकड़ा है ना, आप पूरे सर्कल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक। इन सब चीजों को रिकॉल करने के साथ ही अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस करे थे बेटा, ये था क्वेश्चन पेज नंबर 228 पर एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3, हमने ये दोनों करे थे। उसके बाद अब मैं एक्सरसाइज 12.2 पर आता हूँ, और एक्सरसाइज 12.2 जो है, एक्सरसाइज 12.2 में मैं अब सीधा ना चल के मैं उल्टा चलूंगा, मैं लास्ट वाले क्वेश्चन देखूंगा, लास्ट वाले क्वेश्चन मैं पहले कराऊंगा और उसके बाद हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे। तो एक्सरसाइज 12.2 का सबसे पहले सबसे आखिरी क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिएगा। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P। कोई एंगल दे रखा है, जैसे हम एंगल ले रहे हैं ना थीटा, तो वो थीटा में देखा एंगल P दे रखा है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस कैपिटल R इज। ठीक है, आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो सेक्टर का एरिया किस तरह से निकलेगा, देखिएगा। देखिए ये सर्कल दे रखा है, क्या बोला इन्होंने, area of a sector of angle P of a circle with radius capital R। एक सर्कल दे रखा है, सर्कल का रेडियस दे रखा है बेटा कितना, कैपिटल R, तो ये भी कैपिटल R होगा क्योंकि ये भी रेडियस है, और ये भी कैपिटल R होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। और एंगल दे रखा है P, एंगल थीटा नहीं दे रखा, P दे रखा है। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ दिस सेक्टर थीटा अपॉन 360 होता है, यहाँ पर थीटा नहीं है बेटा, यहाँ पर P है, तो P अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये हो गया, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। अब आप इसमें देखिएगा कौन कौन से ऑप्शंस हैं,
ऑप्शंस हमें दे रखे हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर P अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर, ये भी गलत है। बी ऑप्शन P अपॉन 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये भी गलत है। ठीक है, P अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर सी, ये भी गलत है। लेकिन डी ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन कैसे, इन्होंने दे रखा है P अपॉन 270 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। अब देखिएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं है बताइए। हाँ जी सर। अगर किसी को नहीं आया तो बेटा देख लो, इसमें ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, P अपॉन 720 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। आप 2 से 720 को काट दो, नीचे आ गया 360, तो ये आ गया P अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो ऑप्शन डी दे रखा है ये इससे मैच कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। बताइए समझ में आ गया सब बच्चों को। यस सर। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए छोटी छोटी चीजें दे देते हैं। यहाँ पर इस 2 पाई आर स्क्वायर का कोई मतलब नहीं था, यहाँ पर इस 720 का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चा देखे कंफ्यूज हो जाए और उसको समझ में ही ना आए कि सही आंसर क्या है। ठीक, चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर। तो इसकी फिगर दे रखी है, मैं पहले इसकी फिगर बना रहा हूँ। देखिएगा फिगर क्या है, एक ना राउंड टेबल कवर है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो गोल वाली टेबल होती है, जो ऊपर से जिसका टॉप बिल्कुल राउंड होता है, तो उसका एक कवर है, मतलब उस पर बिछाने के लिए कोई एक शीट है, तो उसका एक उस पर एक डिजाइन बना हुआ है। वो कैसा बना हुआ है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, ये एक सर्कुलर राउंड टेबल कवर है और ये ना ऐसा दिया है हमको कि इसके अंदर एक हेक्सागन बना हुआ है बेटा। ये बना हुआ है और हेक्सागन के अलावा इधर डिजाइन बना हुआ है, इस तरफ डिजाइन है ये डिजाइन बना हुआ है। तब इन्होंने बोला a round table cover has 6 equal designs as shown in figure 12.14. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. और अगर कहीं अंडर रूट 3 की वैल्यू लेने की बात है तो अंडर रूट 3 की वैल्यू हम 1.7 लेंगे। अगर मान लीजिए कैलकुलेशन में कहीं अंडर रूट 3 आता है तो अंडर रूट 3 की जगह हमें 1.7 लेना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और जो डिजाइन हैं वो 6 इक्वल डिजाइन दे रखे हैं। तो ये जो 6 डिजाइन हैं ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से हैं, ये आप देख लीजिए बेटा। ये है 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्वल डिजाइन दे रखे हैं। अब देखिएगा 6 इक्वल डिजाइन का मतलब क्या है कि ये जो अंदर अंदर हेक्सागन बन रहा है ना, ये जो फिगर बन रही है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड और 6 साइड, 6 साइड है। तो ये जो फिगर बन रही है ये 6 साइड का जो पॉलीगन होता है उसको मैं हेक्सागन बोलता हूँ। तो जो हेक्सागन है, हेक्सागन ये एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है, क्योंकि एक दो तीन ये जो 6 डिजाइन है ना ये इक्वल डिजाइन दे रखे हैं कि बराबर है, इनकी डायमेंशंस बराबर है। तो इसका मतलब ये जो अंदर लेंथ बनी हुई है ये भी बराबर ही होगी। तो हम ये कहेंगे कि 6 इक्वल डिजाइन्स
means that the circle contains a regular hexagon. रेगुलर हेक्सागन का मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। अब आप क्या करिए, इसको इसके सेंटर से ज्वाइन कर दो। बस मैंने ये कर दिया, और चलो सभी को ज्वाइन करो। ये ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि 6 इक्वल डिजाइन का मतलब क्या है, ये सारे एंगल इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है बेटा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये भी थीटा। ठीक, तो कितने थीटा हो गए? 6 थीटा हो गए। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट को मैं O मान लेता हूं, इस सेंट्रल पॉइंट को मैंने मान लिया O, इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको C, इसको D, इसको E, और इसको F। ठीक है, तो हम ये कहेंगे एंड सिंस इट इज अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन मतलब सबकी साइड इक्वल, देयरफॉर एंगल AOB is equal to angle BOC is equal to angle COD is equal to angle DOE is equal to angle EOF is equal to angle FOA. Angle FOA is equal to theta से, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया से। भाई मुझे मालूम है ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको जो सेंटर है सर्कल का, उसको हेक्सागन के हर एक वर्टेक्स से ज्वाइन करूं, तो बीच में बनने वाला एंगल भी सेम होगा, क्योंकि सारी की सारी साइड सेम है। तो ये बिकॉज वो पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना लिख दें, सिंस इट इज अ रेगुलर हेक्सागन देयरफॉर दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, ये जो 6 एंगल्स बनेंगे बीच में, ये 6 के 6 एंगल्स भी सारे के सारे इक्वल होंगे। अब जब ये एंगल्स इक्वल हो गए, तो मैं क्या करूंगा, तो हम ये कहेंगे कि चलिए देखिए कि मैं सभी ट्रायंगल्स की बात नहीं करता, मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूँ। और फिर मैंने जब देखा ये सारे एंगल्स इक्वल हो गए, तो बेटा मैं ये बोलूंगा थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और रीजन में मैं लिखूंगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, sum of all angles around a point, sum of all angles around a point is 360 degree। अगर एक पॉइंट के चारों तरफ, अगर एक पॉइंट के चारों तरफ हम घूमकर एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो सम ऑफ ऑल एंगल्स जो है वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। मुझे लगता है ये चीज आप सब लोगों को यहाँ तक क्लियर होगी, सभी बच्चों को। Yes, sir. बता दीजिए कृष्णांशी, हर्षिका। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब ये हो गया मेरे पास कितने थीटा है। निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। एक का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल वही करना है मुझे। मैं इसीलिए यहाँ पर ये 6 मेरे पास थीटा है, हमने हमने क्या करा, हमने यहाँ पर इन थीटास को ऐड करा। कितने थीटा है? 6 थीटा है, तो 6 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। और बेटा ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। बस अब मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है। मेरा ये जो थीटा है, ये थीटा कितना आ गया? इस थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वही जैसा आप बोल रहे हैं कि मैं एक ट्रायंगल लूंगा और मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा और एक सेक्टर का एरिया निकालूंगा, सेक्टर में से ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करके। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्वल सेगमेंट्स दे रखे हैं।
एक सेगमेंट का एरिया निकालिए और एक सेगमेंट का एरिया निकालते ही हमारे बाकी सारे सेगमेंट सब इक्वल हैं, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि यहाँ पर we will calculate the area of one segment and multiply it by 6। ठीक है, तो जब एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो आप ये देखिए मुझे जरूरत होती है इसमें सेक्टर के एरिया की, तो मैं ओ ए बी, मैं ये वाले सेक्टर की बात करता हूं सिर्फ। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू, एंगल कितना बेटा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 6, तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई पाई, और रेडियस कितना दे रखा है, इन्होंने रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर इंटू 28 का स्क्वायर। पाई का मतलब हो गया 22/7 और 28 इंटू 28, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, अब ये किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये आ गया 44 मल्टीप्लाइड बाई 28 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बस इतना लिखकर छोड़ दीजिए, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। फिर निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए बी, उससे पहले मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो देखिएगा मैं ट्राइंगल ओ ए बी यहाँ पर ना निकाल कर अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। हम हेरॉन फार्मूला से नहीं निकाल सकते वो ए बी का एरिया? रुक जाओ, अभी उसकी जरूरत नहीं है, रुक जाओ। ये O है, ये A है और ये B है। ये OA क्या है, OA है बेटा रेडियस R, OA इज योर रेडियस एंड OB इज अगेन योर रेडियस, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और ये वाला एंगल है बेटा 60 डिग्री। ठीक है, तो जब ये R और ये R सेम है तो मैं कहूंगा क्लियरली ट्राइंगल OAB is an isosceles triangle। ये चीज समझ में आती है नमन? यस सर, आ रही है। ओके, तो ट्राइंगल OAB जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। रीजन क्या है कि भाई इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, कौन सी, OA और OB, है ना, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले एंगल को भी x मान दूंगा, इस वाले एंगल को भी x मान दूंगा। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। हम ये कहेंगे एंगल OAB is equal to एंगल OBA is equal to x, ब्रैकेट में लिख दो से। ये मैंने मान लिया क्योंकि दोनों इक्वल क्यों है, बिकॉज base angles of an isosceles triangle are equal। ठीक है, ये करने के बाद में मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा, 60 प्लस एक्स प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना हो गया 120, तो 2x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। It means that triangle OAB is an equilateral triangle। ये सब बच्चों को समझ में आ गया? तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो दोबारा बता दूंगा, प्लीज दोबारा पूछिए। देखिए
इसमें क्या हुआ, ये वाला एंगल तो 60 डिग्री था ही, x की वैल्यू भी 60 आ गई, मतलब ये भी 60 और ये भी 60। जब हमारे तीनों ही एंगल 60 डिग्री हो गए तो इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। बोलो यस सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं और तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, लक्ष्य क्लियर है? यस सर। रुचिर, रुचिर बताइए क्लियर है, श्योर है? यस सर क्लियर है। रुद्रांश, दिवस, दीपांशी बताइए। यस सर क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अब जरा देखिएगा, अब मेरे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। आप कहोगे कि इतनी मेहनत क्यों करी इक्विलेटरल के लिए? इक्विलेटरल आते ही फिर मुझे कोई भी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री लगाकर मैंने एरिया निकाला था ट्रायंगल का, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्विलेटरल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, मैं बोलूंगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB is equal to √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इक्विलेटरल है बेटा, ये आर है ये आर है, तो ये भी आर ही होगा। जब इक्विलेटरल है ना तो तीसरी साइड भी इक्वल होगी, तो साइड हो गई हमारी आर। √3/4 इंटू आर का स्क्वायर, और आर कितना है 28, तो √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 28 इंटू 28, 4 7 का 28, तो ये हो गया 28 इंटू 7 √3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ट्राइंगल का एरिया। अब मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ट्राइंगल का एरिया आ गया है, इसको मुझे ये जो सेक्टर का एरिया आया था इसमें से सबट्रैक्ट कर देना है। मैं ये वाला पोर्शन मिटा दूं, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो बताइए। यस सर। काव्या, काव्या बताइए बेटा। हाँ जी सर, समझ आ गया। श्रीजा, यश, यस सर। ठीक है, यस सर। अमन लिख लिया? यस सर। ठीक है, प्रांजल ऑनलाइन होगी? प्रांजल मेरी आवाज आ रही है? नहीं, चलिए जी, एरिया ऑफ सेगमेंट AB, ये जो AB सेगमेंट है ना, मुझे बस इसका एरिया निकालना है। सेगमेंट AB बोल दूंगा मैं इसको, कि A से B तक जाने में जो सेगमेंट बन रहा है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो सेक्टर का एरिया आएगा बेटा 44 इंटू 28/3 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB 28 इंटू 7√3। ये यहां से इसमें भी 28 है, इसमें भी 28 कॉमन लिया जा सकता है। 28 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 44/3 माइनस 7√3। अब बता रखा था क्वेश्चन में, पहले से ही बता रखा था कि √3 की वैल्यू 1.7 लेनी है। 44/3 करके देखो बेटा कितना आ रहा है। 44/3 करेंगे, 3 1 जा 3, 4 - 3 हो गया 1, 14 आ गया, 3 4 जा 12, 14 - 12 हो गया 2, ऊपर से 0 उतारा, यहाँ पर पॉइंट लगाया, 3 6 जा 18, फिर से 2 बार बार 6 6 आता जाएगा, इसको मैं 14.67 बोल दूंगा इसको। तो ये हो गया 28 मल्टीप्लाइड बाई 14.67 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 1.7। तो इसको मल्टीप्लाई करिए,
28 मल्टीप्लाइड बाई 14.67, 17 7 से कितना होता है बताएंगे? 119, तो ये हो गया 11.9। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये हो गया 28 मल्टीप्लाइड बाई 7, फिर 6 माइनस 9 यानी कि 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7, इधर बचेगा 3, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और 1 माइनस 1 0, 2.77 मल्टीप्लाइड बाई 28। इसको करके देख लो यहीं पर मल्टीप्लाई, 2.77 मल्टीप्लाई बाई 28, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 7 जा 56 और 5 61, 6 कैरी, 8 2 जा 16 और 6 रुकिए 1 मिनट 22, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, ये हो गया 6, 1 + 4 5, 2 + 5 7, 2 + 5, बेटा बताइए कितना ही आ रहा है? 77.56, बताइए इतना ही आ रहा है? सभी बच्चे बताएं मेरे को। 77.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है फाइनल। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी ये 1 का आया है आंसर, मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ द डिजाइन, ये तो एक डिजाइन का एरिया था, सारे डिजाइन का एरिया कितना हो जाएगा? 6 × 77.56, तो ये 6 6 36, 4.4 centimeter. 6 36, 1 मिनट, 6 5 30 और 3 33, 3 कैरी आ गया, 6 7 42 और 3 45, 4 कैरी आ गया, 6 7 42 और 4 46, 465.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना सही है। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि उसका जो रेट है वो है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹0.35, इतने की कॉस्ट कितनी होगी? मल्टीप्लाई करके देखिए, देयर का यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 centimeter square is equal to ₹0.35. Therefore, cost of 465.36 centimeter square is equal to 465.36 multiplied by 0.35. Multiply कर दो, 465.36 multiplied by 0.35. 162.8. कितना? 162.8. 162.8। हाँ जी सर 8. तो 8 आएगा तो 80 लिखेंगे। सर 87 है। चलो ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ, आंसर देखकर बताइए कितना आ रहा है। सर 87 है। 87, पीछे आंसर बताइए चेक करके जरा। पीछे से 0.68 है। सर ये मेरा कैलकुलेट करके आ रहा था। रुको 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। सर 0.68 आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ रहा है 162.68। 162.68 हम खुद कैलकुलेट करते हैं, इसको हटाओ। 5 6 30, 3 कैरी आ गया, 5 3 15 और 3 18, 1 कैरी आ गया, 5 5 25 और 1 26, 2 कैरी आ गया, 5 6 30, 30 और 2 32, 3 कैरी आ गया, 5 4 20 और 3 23। उसके बाद 3 6 18, 1 कैरी आ गया, 3 3 9 और 1 10, 1 कैरी आ गया, 3 5 15 और 1 16, 1 कैरी आ गया, 3 6 18 और 1 19, 1 कैरी आ गया, 3 4 12 और 1 13, 0 8 और 8 16, 1 कैरी आ गया, और 1 और 6 7, ठीक है, 2 और 6 8 और 3 और 9 12,
1 कैरी आ गया, 1 + 2 3 और 3 6, ठीक। और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये आ गया रुपीज 162.8760, ये है ना। तो अब आप क्या करिए, ये हटा दो और 6 को हटा दीजिए, 0.88 कर दीजिए, रुपीज 162.88, ये करेक्ट आंसर है, इसका अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है। क्योंकि पॉइंट्स में है तो पॉइंट्स में थोड़ा बहुत आंसर ऊपर नीचे हो जाता है पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट, ठीक। तो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 का 162 रुपीज 68 पैसा, मेरा आ रहा है 88 पैसा, तो वो 20 पैसे का डिफरेंस है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें अप्रोक्सीमेशन में चल जाता है। बताइए सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है पूरा? Yes, sir. सभी को क्लियर है, बता दीजिए। यस सर। अनुभव, कार्तिक, कार्तिक है नहीं, कार्तिक नहीं है आज। अनुभव समझ गए बेटा? हाँ सर। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ आगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. बेहद आसान क्वेश्चन है। आप ये देखिएगा, क्वेश्चन में हमको ये समझना है कि जैसे मान लीजिए समंदर होता है ना, तो समंदर में क्या होता है, बहुत बड़ा पोल लगा रहता है, वर्टिकल पोल होता है, और वर्टिकल पोल के ऊपर बहुत बड़ी लाइट होती है। उस लाइट को ना एक आदमी खड़े होकर ऐसे घुमाता है, वो चारों तरफ ये देखता है कि अगर इस तरफ कहीं पर कोई अंडर वाटर रॉक है तो वो वहां पर आने वाले शिप को एक सिग्नल दिखाता है, टॉर्च से रेड कलर का सिग्नल दिखाता है कि आप इस तरफ मत आइए, यहाँ पर अंडर वाटर रॉक है, तो आपका शिप का एक्सीडेंट हो सकता है। तो वहां पर इस तरीके की ट्रैफिकिंग होती है, जैसे आपने देखा ना ट्रैफिकिंग होती है हमारे यहाँ पर जो रोड है, तो जैसे रोड वे पर ट्रैफिकिंग होती है, इसी तरीके से समंदर का जो रास्ता है उसमें भी होता है ट्रैफिक सिग्नल्स। तो वहां पर जो ये सिग्नल्स होते हैं उस सिग्नल में लाइट हाउस होता है। तो अब जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस लाइट को जो फैला रहा है ना, एक मिनट, देखिए हमने ऐसा करा इसमें, मैं ये मिटा रहा हूं उधर से और यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम। और ये देखिए कि जैसे लाइट फैल रही है चारों तरफ, यहाँ पर एक वर्टिकल पोल लगा हुआ है, इसके ऊपर बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है, इस तरीके से लाइट है, और ये लाइट चारों तरफ जो लाइट फैल रही है ना, वो इस तरह से फैल रही है ऐसे। तो अगर ये लाइट जो है, ये जो लाइट फैल रही है, ये एक तरह से क्या बन गया, अगर देखा जाए एक सेक्टर नहीं बन गया, जैसे बहुत बड़ा सर्कल हो और उस सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा हो। ये मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं, बताइए? जी सर। है ना। तो ये इस तरीके से होता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी टॉर्च होती है, उस टॉर्च को चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि टॉर्च को जो घुमाया जा रहा है ना, वो कितने एंगल पर घुमाया जा रहा है, एंगल दे रखा है बेटा कितना, 80 डिग्री, 80 डिग्री एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री। और ये बोल रहे हैं कि कितने डिस्टेंस तक, टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, तो 16.5 किलोमीटर यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, है ना। तो जब ये 16.5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक उसकी रोशनी जाती है, और कितना एंगल बना रही है वो, 80 डिग्री, वो लाइट 80 डिग्री एंगल बना रही है लाइट हाउस के ऊपर जो लाइट रखी हुई है। तो वो बोल रहे हैं कि कितने एरिया तक वो शिप्स को वार्न कर सकती है, मतलब कितना एरिया दिखा सकती है, वो कितना एरिया दिख सकता है क्लियरली उसकी रोशनी में। तो इसका मतलब ये है बेटा, ये पूरा एरिया पूछा जा रहा है, ये पूरा एरिया। और ये पूरा एरिया क्या है, ये एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है। यहाँ पर 16.5 क्या है, ये रेडियस ही तो है। रेडियस मेरे पास है, थीटा एंगल 80 डिग्री मेरे पास है, और दूसरा पाई की वैल्यू 3.14 इन्होंने लेने के लिए बोला है, नहीं तो मैं 22/7 लेता। तो ये सारी चीजें मुझे दे रखी हैं, बड़े आराम से कर सकता हूँ मैं लिखूंगा यहाँ पर एरिया अप टू विच
area up to which the lighthouse can warn ships is equal to area of the sector is equal to area of the sector। और area of the sector कैसे निकलेगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बेटा 80 अपॉन 360 इनटू पाई की वैल्यू बोला है 3.14 यूज करना है इनटू रेडियस का स्क्वायर 16.5 का स्क्वायर। ये कर दिया। 0 से 0 काट दीजिए 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 36 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास 2 अपॉन 9 multiplied by 3.14 multiplied by 16.5 multiplied by 16.5। ठीक है, इस सारे को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देखो, आपको कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप खुद कर लेंगे। तो मैं आपको इसको सीधा सीधा मैं एक बार कैलकुलेटर से चेक कर रहा हूँ आंसर कि ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। आप लोग देख लीजिएगा। 2 into 3.14 into 16.5 into 16.5 2 into 3.14 into 16.5 into 16.5 1709.73 divided by 9। ये मेरा आंसर आ रहा है बेटा 189.97 189.97 97 है ना, अप्रोक्सीमेटली इसको हम 190 बोल सकते हैं। और चलिए जो एग्जैक्ट आ रहा है वो मैंने लिख दिया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस किलोमीटर में दे रखा था। मीटर में दे रखा होता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रखा होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 12 था, मैं एक बार देख लेता हूँ 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या आंसर है। 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। बताइए सब बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। बता दीजिए क्वेश्चन क्लियर है? हर्षिका? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताइए। सर आप प्लीज रिपीट कर दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो समझ में आ गया था ना कि लाइट हाउस 16.5 किलोमीटर तक रोशनी फेंक रहा है। यस ठीक है, सर। 16.5 तक रोशनी फेंक रहा है और कितना एंगल स्वीप कर रहा है? एंगल स्वीप कर रहा है 80 डिग्री। तो अब हमने कहा कि ये 80 डिग्री क्या हो गया? थीटा। 16.5 इस फिगर का स्ट्रक्चर देखकर ही मुझे समझ में आ गया कि ये एक सेक्टर बन रहा है। तो मतलब मुझे करना क्या है? मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। मैंने सिर्फ वैल्यू डाली है और कैलकुलेशन भी मैंने ज्यादा करी नहीं है, कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकाल दिया, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। समझ गए? ओके या ओके। हाँ, तो कैलकुलेशन में मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेशन आप करके चेक कर लेना। तरीका यही है, आंसर मैंने मैच कर लिया पीछे। ठीक है जी, अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या समझ में आता है? अभी मैं जरा पढ़ देता हूँ उसको। देखिए जी, 11th क्वेश्चन में क्या दिया है? 11th में है A car has two wipers which do not overlap। मुझे मालूम है हर एक कार में, ज्यादातर कारों में 2 ही वाइपर होते हैं। ठीक, और वो जो वाइपर है वो ओवरलैप नहीं करते, आपस में टकराते तो नहीं है। अच्छा, each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree। ठीक है, find the total area cleaned at each sweep of the blades। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई कार है ना, ये मान लो कार है कोई, और ये कार का फ्रंट हो गया, यहाँ पर 2 हेडलाइट्स हैं। सर ये ऐसे ड्रॉ करना है? अरे कुछ ड्रॉ नहीं करना है, समझा रहा हूँ तुमको ताकि समझ में आ जाए कि डायग्राम बनेगा किस तरीके से। वो नहीं,
ये एक तरह से मैंने ये कह दिया कि ये मुझे आगे से फ्रंट से कार ऐसी दिखाई दे रही है ना। तो आप ये देखिएगा कि ये जो कार होती है, कार में दो वाइपर लगे रहते हैं, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? Yes, अरे sir. हाँ आया ना कुछ तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, अब जरा देखो ये जो वाइपर है ना, ये वाइपर इस तरीके से घूमते हैं, तो ये वाइपर ऐसे जाएगा, ऐसे इस तरीके से, ऐसे ये वाला वाइपर भी ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये कितना एरिया स्वीप करेंगे? एक तो ये वाला एरिया निकाल लो और एक ये वाला एरिया निकाल लो। ये जो एरिया है, ये एरिया देखकर क्या समझ में आ रहा है? ये एरिया कौन सा एरिया है? ये सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताओ। यस सर। भैया एक सेक्टर ही तो बन गया, जैसे छोटी सी पिज्जा की स्लाइस होती है। ठीक है, तो जब दो वाइपर हैं तो जैसे वाइपर ऐसे होता है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि ये वाइपर है, मेरा हाथ जो है ये एल्बो से लेकर और यहाँ तक ये वाइपर है, ठीक है, और ये वाइपर इस तरीके से चल रहा है ऐसे। ठीक, तो यहाँ ये जो वाइपर की लेंथ हो गई, ये लेंथ किस तरह से काम कर रही है? लेंथ इज बिहेविंग लाइक द रेडियस ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, तो ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे घूमेगी, फिर वापस ऐसे आएगी, और जो ये बीच में एंगल बन रहा है, ये जो बीच में यहाँ पर एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज गिवन एज थीटा। वो एंगल मुझे दे रखा है 115 डिग्री। बताइए सब बच्चों को क्लियर है, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन को समझ के, Yes, sir. क्वेश्चन को समझ के आपको बस ये देखना है कि मेरा रेडियस कहाँ है, मेरा थीटा कहाँ पर है, और डायग्राम से ये समझ लेना है कि सेक्टर बनेगा या सेगमेंट बनेगा। जैसे यहाँ पर लाइट हाउस था, तो लाइट हाउस वाला क्वेश्चन देखते ही आप एकदम से घबरा जाओगे, देख के ये लगेगा यार ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्या दे दिया ये इन्होंने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कभी एरिया तो निकाला ही नहीं था, डिस्टेंस निकालता था वहां पर तो मैं, या एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैंने टाइम निकाला था, तो यहाँ पर एरिया कैसे? तो आप देखकर एक बार डायग्राम बनाएंगे, आप समझ जाएंगे डायग्राम बनाकर। अच्छा, लाइट किस तरह से फैलेगी? तो लाइट तो सेक्टर की फॉर्म में फैलेगी। वाइपर किस तरह से काम करेगा? वाइपर ऐसे काम करेगा जैसे कि एक सर्कल का सेक्टर बन रहा हो। ठीक है, तो जरा देखिएगा, अब मैं ये कार का डायग्राम मिटा रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर इसको मिटाकर कि अब यहाँ पर देखिएगा सेक्टर किस तरीके से बनेंगे। देयर विल बी टू सेक्टर्स। एरिया cleaned by two wipers will be equal to the total area of two sectors, where R is equal to length of blade। ब्लेड वो नहीं होता, काटने वाला ब्लेड नहीं होता, वो जो रबर लगी रहती है ना, उसके आगे जो रबर लगी रहती है वाइपर के आगे, है ना, तो उसको ब्लेड बोलते हैं। वो जो ऐसे ऐसे मूव करता है उसको ब्लेड बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया लेंथ ऑफ ब्लेड। लेंथ ऑफ ब्लेड कितना दे रखा है बेटा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा कितना दे रखा है? 115 डिग्री। 115 डिग्री। Therefore, total area cleaned is equal to area of two sectors। एरिया ऑफ टू सेक्टर्स को बेटा, एरिया ऑफ टू सेक्टर्स मतलब दो सेक्टर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे वहां पर 6 सेक्टर बन रहे थे, 6 सेगमेंट बन रहे थे क्वेश्चन 13 में, तो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर 2 से कर दिया। और सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा कितना है? 115 अपॉन 360 इनटू पाई कितना लेने के लिए बोला? कुछ नहीं बोला, तो पाई को 22 अपॉन 7 लेंगे। रेडियस कितना दिया? 25, तो 25 का स्क्वायर। बताइए जी, छोड़ दूं इस क्वेश्चन को? कर लोगे अपने आप कैलकुलेशन? यस सर। Yes, sir. कैलकुलेशन करके और इसको आप चेक करना। इसके अलावा
अभी जो इसमें 10 क्वेश्चन हैं शुरू के, वो 10 क्वेश्चंस भी आप लोग देखना। जैसे मैं हिंट देता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक बड़ा सा फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उस रेक्टेंगुलर फील्ड के एक कोने में घोड़ा बंधा हुआ है, एक हॉर्स को बांध रखा है रस्सी से, तो वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ मैं, ट्राई आप लोग करेंगे खुद से। जैसे मान लीजिए ये हमको एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, यहाँ इस कोने में एक हॉर्स को बांध रखा है, इस कोने में एक हॉर्स है, तो पूछ रहे हैं कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। तो हॉर्स क्या करेगा, हॉर्स तो पूरा ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो थीटा बन गया 90 डिग्री, और ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर ही तो बन रहा है, तो उस सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक, समझ गए मेरी बात कि नहीं? यस सर। ठीक है, अच्छा अब जैसे हमने ये कर दिया, तो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं 10 के 10 क्वेश्चंस बच रहे हैं, वो 10 के 10 क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। और दिवस जो तुमने अभी क्वेश्चन भेजा था मैं अभी कर रहा हूँ, बस 1 मिनट वेट करो। ओके सर। हाँ, देखिएगा इसमें, मैं पहले इसको ना जरा देख लेता हूँ, ये इसमें डाउनलोड हुआ है कि नहीं, 1 मिनट रुकिए। व्हाट्सएप किया था ना मैंने दूसरे नंबर पर भी, दिवस मेरे दोनों नंबर पर कर दिया था व्हाट्सएप, यस सर, दोनों नंबर पे कर दिया था। अभी देख रहा हूँ। सर मिल गया? हाँ 1 मिनट, ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे जरा देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी find the value of A and B for which each of the system of equations has infinite number of solutions। देखो दो इक्वेशन दे रखी हैं, पहली है 2a minus 1 into x plus 3y is equal to 5 दे रखा है। दिवस मैं 5 को इधर ले आया, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में बनाते हैं, ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है, फिर दूसरी दे रखी है 3x plus b minus 1 into y is equal to 2 दे रखा है, मैं 2 को इधर ले आया, तो -2 is equal to 0। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ये होता है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा 2a minus 1 upon 3 is equal to 3 upon b minus 1
इज इक्वल टू -5 अपॉन -2। माइनस से माइनस कट गया, एक बार 2a माइनस 1 अपॉन 3 को 5 अपॉन 2 के बराबर रखो और a की वैल्यू निकाल लो, और एक बार 3 अपॉन b माइनस 1 को 5 अपॉन 2 के बराबर रखो और b की वैल्यू निकाल लो। मुझे लगता है समझ गए होगे। यस सर। ये हो गया 2a माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। कर लेना अपने आप इसको, a की वैल्यू निकाल लेना, और 3 अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 कर लेना इसको, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ओके सर। सर बस यही क्लियर करना था कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। बस यही तरीका है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। ठीक है बेटा, आज का होमवर्क बता रहा हूँ, सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करना है, और जब आप कर लेंगे तो होमवर्क की फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप करेंगे पर्सनली। ठीक है, कुछ बच्चों का मैंने नाम नोट कर रखा है, मैं डेफिनेटली उनका होमवर्क चेक करूंगा, याद रखना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही फिर। ओके सर।